और बड़ी खबर गोड्डा से है। गोड्डा की धरती एक बार फिर शर्मसार हुई है। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। हाट से घर लौटने के दौरान शनिवार की शाम पड़ोसी गांव के 4 युवकों पर उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। इस मामले की जानकारी जब सुंदर पहाड़ी थाने को दी गई तो पीड़ित को इंसाफ की जगह थानेदार ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। थाने से जब इंसाफ नहीं मिला तो परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी की गैर हाजिरी में एसडीपीओ को मामले की जानकारी दी गई, तब जाकर मामला दर्ज किया गया और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ बोलना नहीं दिया कि तुम कुछ नहीं बोलना, ज़्यादा बोलेगा तुमको हम लोग मार देंगे। उसका पिताजी डर से कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोलने के बाद उन लोगों को बंद करके रखा और बड़ा वो क्या फैसला किया क्या नहीं किया कुछ निर्णय 7 बजे लोगों को छोड़ दिया और बच्चिया का आधार कार्ड लेके नहीं दिया। तुम कहीं केस करेगा तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए आज एसपी साहब के पास आए हैं क्या? एसपी साहब यहाँ आए हैं और उसका पिताजी, लड़की का पिताजी डर से काले से फिरार है और उनका माँ आई है केस दर्ज करने के लिए। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से नाबालिग दिव्यांग के साथ गैंगरेप की गई, लेकिन आरोप और कार्यशैली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि उसने आरोपियों के साथ मिलकर के इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जी बिल्कुल कल्याण, ये वाकई में शर्मसार करने वाली बात है। एक तो उस नाबालिग दिव्यांग जो एक आदिवासी छात्रा थी उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और दूसरी बात ये कि जब मामला थाने के पास, जिसके पास इस मसले को सुलझाने का पूरा पावर रहता है, उसके बावजूद भी इस तरह से ढूलमुल रवैया अपनाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं ये सुंदर पहाड़ी थाने की कार्यशैली पर सवाल उठाता है कल्याण। और ये सही में गोड्डा की धरती को शर्मसार करने वाली ये घटना है। विगत दिनों कई सारी घटनाओं के बाद फिर एक बार इस तरह की घटना सामने आई है। जी कल्याण, जब अब एसडीपीओ को इसकी जानकारी दी गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि आरोपी के साथ साथ जो थानेदार हैं जिन्होंने ये रफा दफा करने की कोशिश की केस को, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का जिस तरह से एसपी वाईएस रमेश की कार्यशैली का इतिहास रहा है, उस तरह से इस तरह की घटनाओं पर वो कहीं भी कोई लापरवाही बर्दाश्त करने वाले नजर नहीं आते हैं। तो हमको ये उम्मीद जतानी चाहिए कि उनके द्वारा कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी और कड़े कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर कल्याण। अजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में देवरी थाना क्षेत्र के जमखोकर गांव में हाई वोल्टेज तार गिरने से कई घरों में आग लग गई है। वहीं तार की चपेट में आने से लोग बाल बाल बच गए। घटना आज सुबह की है। गांव में हाई वोल्टेज तार के गिरते ही आग लग गई और इस आग ने कई घरों को चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर तार की वजह से हादसा हुआ है। कई बार बिजली विभाग को जर्जर तार बदलने को लेकर आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उधर नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नियोजन नीति के रद्द होने से शिक्षकों की नौकरी पर खतरा आ गया है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 में बनी नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। साथ ही अनुसूचित जिलों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी रद्द कर दिया है, जिससे 13 अनुसूचित जिलों के 8,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। परसों जो हाईकोर्ट के माध्यम से जो शिक्षक बहाली का विषय आया है, इस विषय पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पूरे मुद्दे पर संवेदनशील है और शिक्षकों को न्याय दिलाने में जुटी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके अच्छे वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए। 13 जिले में नियोजित हैं, आज वो सड़कों पर आने की स्थिति में आ गए, उनकी नौकरी छीनने का खतरा पैदा हो गया है। तो तमाम राजनीतिक दुर्भावनाओं से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री ने ये कल घोषणा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों का किसी भी तरह से हक नहीं मारा जाए और किस तरह से कहीं कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो उसको हम लोग सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके और उसका समाधान जो यहाँ के शिक्षकों का की बहाली का है उसको कर सकें। झारखंड सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए और उनके पक्ष में अच्छे वकील को रखकर और ये बात बताना चाहिए कि भाई 13 जो जिले हैं वहाँ शेड्यूल 5 के तहत नियोजन नीति के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार को थोड़ा ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। उधर सहायक पुलिस कर्मियों को 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ बातचीत के बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। वहीं सहायक पुलिस कर्मियों की बाकी मांगों को लेकर एक हाई लेवल कमेटी गठित होगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेकर जल्द ही इन्हें अवगत करा देगी। जो सहायक पुलिस है उनका जो विषय था उसमें फिलहाल उनको एक्सटेंशन देने के लिए, उसकी समयावधि बढ़ाने के लिए हमने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। उधर छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल 16 पिटीशन को एक साथ सुनवाई होगी। न्यायाधीश एसके दुबे की अदालत में प्रार्थी प्रभु प्रकाश उरांव सहित कई ने जेपीएससी की इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नियुक्ति रद्द करने की मांग करते हुए पिटीशन फाइल किया है। इस मामले में हाईकोर्ट में होने वाले सुनवाई की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। विवादों के बीच पिछले दिनों संपन्न हुए जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 का मामला ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में आज एक साथ 16 पिटीशन पर सुनवाई होने वाली है। इस मामले में प्रार्थी के द्वारा ये अपील की गई है कि कहीं न कहीं नियुक्ति प्रक्रिया जो अपनाई गई और जिस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी हुई, उसके बाद जो छात्र असफल हुए हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है। कोर्ट से यह भी अपील की गई है कि इस परीक्षा में आरक्षण प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ है, इसलिए इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाए। अब देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड में कोरोना अपडेट की बात करें तो झारखंड में कोरोना से 3 और लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 648 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1141 कोरोना के नए पॉजिटिव मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,089 हो गई है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। कोरोना काल में झारखंड में अभी तक 19 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 75,089 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में, तो पिछले 24 घंटे में भी राज्य में 1141 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 1232 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने अपने घर वापस लौटे हैं। अगर बात करें तो राज्य में कोरोना को पछाड़ने वाले या फिर परास्त करने वालों की संख्या की, तो यह 61,000 के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन दुखद बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वह बढ़कर 648 हो गया है। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन रिम्स के कोविड सेंटर में महज 42 आईसीयू बेड हैं, जबकि राज्य भर में सिर्फ 450 आईसीयू के बेड हैं। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को आईसीयू में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार से बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था मिली थी, जिसे पटरी पर लाया जा रहा है। बहुत चीज़ें अभी हमारे पास सरप्लस भी है, जैसे वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है। अभी मात्र 246 के आसपास वेंटिलेटर का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ वेंटिलेटर हमारे पास जो है एक्स्ट्रा पड़े हैं। नहीं, मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। तो बहुत चीज़ें हैं जिनको जो है हम लोग निश्चित तौर पर कर रहे हैं और ऐसा कोई इतनी बड़ी व्यवधान नहीं है कि जो राज्य में कोई बड़ा संकट हो गया।
पूर्वी सिंहभूम के जिन इलाकों को कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, आज उसी इलाके में एक शख्स शिक्षा का अलग जगाने निकले हैं। घाटशिला के गुड़ाबांता में ज्यान गांव के जिन कोसाफालिया मैदान में कभी 45 लाख के इनामी नक्सली कानू मुड़ू ने अपने 8 साथियों के साथ सरेंडर किया था। आज उसी मैदान के सामने आशित भट्टाचार्य एक झोपड़ी में आवासीय विद्यालय चला रहे हैं और नक्सल प्रभावित गांवों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। समाज को नई राह दिखाने की ये पहल रंग ला रही है। आज की तारीख में इस विद्यालय में 65 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों को इस स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। इस विद्यालय को चलाने में गांव वालों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और उनकी इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो नक्सलियों के गढ़ में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं आशित, और झोपड़ी में ये आवासीय विद्यालय चल रहा है और बच्चे यहाँ पर खुश होकर पढ़ रहे हैं। ये इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। कक्षा 1 से मैट्रिक तक की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और स्कूल चलाने में ग्रामीणों का पूरा सहयोग है। चाह नहीं मैं सुर वाला सम्राट जो राजा है, हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने इस मकसद को, जो कि इससे गूंगे बच्चों को बोली लाना, ये जो आज के आदिवासी लड़के जो इतने फ्लुएंट संस्कृत बोल रहे हैं, इतने फ्लुएंस में इंग्लिश बोलने सीख रहे हैं, ये जैसे कि हमारे शहर में जाकर उन शहरी बच्चों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम कर सके, बस मेरा मोटो है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।